हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? प्यारे बच्चों, स्टूडेंट कैसे हैं? गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं। और आज मुझे आपको नया कॉन्सेप्ट भी समझाना है। अच्छा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल का सम बाकी दोनों के सम के बराबर है तो ट्राइंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल, जैसे कि मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पे त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, जिसमें ये वाला जो एंगल है सी 90 डिग्री का है, सबसे बड़ा। ये लार्जेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पे एंगल सी जो होगा मेरे प्यारे भाई, वो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। दो कोणों का सम तीसरे के बराबर है तो ट्राइंगल कैसा? राइट एंगल। यहां एंगल सी सबसे बड़ा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। अच्छा बेटे, अगर हम एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाएं, अगर हम एक अधिक कोण त्रिभुज बनाएं इस तरीके से, अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या खास बात होगी? अगर मैं आपके सामने एक अधिक कोण त्रिभुज बनाता हूं, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाता हूं ए बी सी, क्या खास बात होगी? और मैं आपके सामने एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, एक न्यून कोण त्रिभुज बनाता हूं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तीनों में एक बड़ी खास बात है मेरे प्यार में, ये बड़ी खास बात ही आपको यहां पर समझनी है। ये मेरे दोस्तों ए बी सी, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मान लिया कि ये वाला एंगल सबसे बड़ा है। मान लिया कि ये वाला एंगल सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट एंगल है, सबसे बड़ा। त्रिभुज के तीनों कोणों में माना ये सबसे बड़ा है। ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है तो इसमें सबसे बड़ा एंगल क्या होगा? जो ऑब्टूस एंगल होगा ये लार्जेस्ट होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों में सबसे बड़ा है अब ऑब्टूस एंगल। ठीक है भाई, न्यून कोण त्रिभुज में एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा कोण, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के सम से हमेशा छोटा होता है। न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण, अगर किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के योग से छोटा है तो हमेशा वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, हमेशा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर किसी ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है तो हमेशा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर किसी ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की खास बात है कि सबसे बड़ा जो एंगल है एंगल सी, वो बाकी दोनों कोणों के सम से बड़ा होगा मेरे प्यारे भी, एंगल ए प्लस एंगल बी से बड़ा होगा। तो अधिकोण त्रिभुज में, अधिकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के योग से बड़ा होता है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। तो बहुत स्पेशल है मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिएगा। तीन कॉन्सेप्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है तो ट्राइंगल एक्यूट एंगल होगा। अगर किसी कोण की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है तो राइट एंगल होगा। अगर लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ी है, यहां पे ये वाला एंगल बाकी दोनों के योग से बड़ा है, तो कैसा त्रिभुज होगा? ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तीनों कॉन्सेप्ट हैं, कॉपी में उतार लीजिए। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख भी सकते हैं। अब सवाल देखो, इस पर सवाल जल्दी जल्दी समझेंगे। सवाल नंबर 22 फटाफट करेंगे। स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ भाई, इस स्पीड से बहुत टाइम लग जाएगा। स्पीड को कम से कम दुगनी करो जो स्पीड से पढ़ रहे हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर का एक कोण बाकी दोनों कोणों के योग से बड़ा है तो ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा होगा बताओ? त्रिभुज पी क्यू आर का एक कोण, अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझा, लेटेस्ट सवाल है सीपीओ 2024 का, लेटेस्ट अभी समझाया। त्रिभुज पी क्यू आर का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा है तो ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा होगा? इंग्लिश में पढ़ेंगे। वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी।
अगर किसी त्रिभुज का एक कोण बाकी दोनों कोणों के योग से बड़ा है तो यह हमेशा एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। अब बताओ, यह सवाल दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के सीपीओ के पेपर में। आगे देखेंगे, यह सवाल देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज के एंगल्स का रेशियो 59:32:91 है तो त्रिभुज किस टाइप का है? ये टाइप नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है आज की क्लास का। ये आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1, इस कॉन्सेप्ट पर बेस हम सवाल कर रहे हैं जी। यदि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का रेशियो 59:32:91 है, ट्राइंगल कैसा होगा? आपको एंगल तो नहीं दिए, आपको त्रिभुज के तीनों एंगल्स का रेशियो दिया है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का क्या दिया है बेटा? रेशियो दिया है। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, यहां से एंगल्स निकालने लगेंगे, एंगल्स की वैल्यू निकालने लगेंगे। नहीं, आप ये देखो कि ये एंगल्स का रेशियो, रेशियो में कैलकुलेशन कर लो। सबसे बड़ा कोण कौन सा? ये सबसे बड़ा कोण है 91। सबसे बड़े कोण की जो वैल्यू है वो बाकी दोनों कोण के बराबर आ रही है कि बड़ी आ रही है कि छोटी आ रही है? देखो 59+32 क्या होता है? 59+32 होता है 91। 59+32 91, यानी कि लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू 59+32 91 आ रहा। लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल आ रही है, यानी कि ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है। बात खत्म। मुझे एंगल्स का मान निकालने की कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। नेक्स्ट, ये बताइए जल्दी से, सवाल नंबर 24। करवाएंगे नेहा? यदि किसी ट्राइंगल्स के एंगल्स का रेशियो, यदि किसी ट्राइंगल्स के एंगल्स नहीं बताए गए, एंगल्स का रेशियो बताया गया 18:31:43, तो ट्राइंगल किस टाइप का है? एक्यूट है, राइट एंगल है, ऑब्टूस है, आइसोसेलेस है? देखो आइसोसेलेस तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस में मेरे प्यारे बच्चों दो एंगल बराबर होने चाहिए, तीनों एंगल अलग अलग हैं। आइसोसेलेस तो होना ही नहीं है। दो तरीके के बच्चे हैं। एक तो बच्चा वो है जिसे ये कॉन्सेप्ट पता है, वो डायरेक्ट करेगा। जिसे कॉन्सेप्ट पता है, जिसे कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो तीनों एंगल का मान निकालेगा, तीनों को इक्वल करके 180 डिग्री के बराबर रखेगा, फिर कैलकुलेशन करेगा। बहुत गंदी सी कैलकुलेशन होगी। लेकिन बेटा इतना सब कुछ करना होता तो आप खुद ही ना पढ़ लेते। सबसे बड़ा एंगल क्या हो रहा है? सबसे बड़ा एंगल है रेशियो में 43। तो सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के बराबर है, इक्वल है। कैसे? बाकी दोनों एंगल का सम है 18 + 31 49। बाकी दोनों एंगल का सम 49 है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सबसे बड़े एंगल की जो वैल्यू है, सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से छोटी है। सबसे बड़े कोण का मान अन्य दो कोणों के योग से छोटा है, तो यह ट्रायंगल कैसा हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। खत्म। नेक्स्ट, ओके, कोई सवाल छूट गया क्या बीच में? ठीक है, चलो जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि बताओ एक ट्रायंगल के एंगल का रेशियो, ये क्वेश्चन आ गया कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो 7:19:10 है। तो बताओ ये ट्रायंगल कैसा है? त्रिभुज कैसा है? एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्टूस एंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है? ये सवाल आ गया। बस इतना सा सवाल आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा बेटा। जो बस इतना सा सवाल आएगा कि एक त्रिभुज के
तीनों कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, तीनों एंगल्स का रेशियो 7:19:10 है, तो बताओ ये ट्रायंगल न्यून कोण है, अधिक कोण है कि सम कोण है? तो सबसे बड़ा कोण देखो, सबसे बड़ा कोण क्या है? 19। सबसे बड़े कोण की जो वैल्यू है रेशियो में ही कैलकुलेट हो जाएगा, वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है नहीं। सबसे बड़े कोण की वैल्यू बाकी दोनों एंगल 7, 10, 17 से बड़ी है। तो लार्जेस्ट एंगल अदर टू एंगल के सम से बड़ा है, यानी कि एंगल ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? ये एक अधिक कोण त्रिभुज होगा, ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा। तो बिना एंगल्स का मान निकाले, दिस इज ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, नॉट एक्यूट। दिस इज ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। लार्जेस्ट एंगल इज ग्रेटर देन अदर टू एंगल्स। बिना एंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकाले केवल आप रेशियो से ही बता सकते हैं ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल वाले गलत हैं, एकदम गलत है बेटा, ठीक है। कितने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं ये सब। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझ में है मेरे प्यारे बच्चों? कर लोगे वैसे सवाल? क्या अब आप लोग इस कॉन्सेप्ट के सवाल कर लोगे? आप सुनते नहीं भाई, गलत बात है। अर्पिता कुमारी इससे स्लो नहीं हो सकता, मुझे स्लो करने के बजाय खुद को फास्ट करने पे ध्यान दीजिए। समझ में आई? मुझे आराम से पढ़ाने को कहने के बजाय खुद को फास्ट करने पे ध्यान दो। मैं इससे आराम से पढ़ाऊंगा तो सिलेबस नहीं हो पाएगा टाइम से। कर लेंगे, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, अपनी स्पीड। उम्र हो गई है अब आपकी, इतना धीरे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? तीनों कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यहां पर, तीनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिया। अब अगला कॉन्सेप्ट आएगा, यही बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। कॉन्सेप्ट सीखो, सवाल लगाओ, कॉन्सेप्ट सीखो, ढेर सारे सवाल लगाओ, कॉन्सेप्ट सीखो, ढेर सारे सवाल लगाओ, मुर्दे की तरह पढ़ते रहो। जब सिलेबस खत्म हो जाए मॉक टेस्ट लगा लो, नौकरी दे का पेपर दे दो, लग गई ठीक है, ना लगी तो कुछ और काम कर लेंगे। इतनी सिंपल नियम है जिंदगी का, पता नहीं आप लोगों ने क्या कर रखा है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला टाइप, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप सवाल। अगले टाइप का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं मेरे दोस्तों, कि भाई अगर ये वाला कोण अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो ये बताओ ट्रायंगल की किसी भी साइड को आगे बढ़ाने पर जो बाहर की तरफ एंगल बनता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होती है। ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, प्रूफ भी करवा चुका हूं, सिद्ध भी करवा चुका हूं, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 25 बनाओ। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवाल करो बच्चों, क्या आंसर है? If the two interior opposite angle of an exterior angle of a triangle are 35 degree and 65 degree, then the measurement of exterior angle, देखो बिना कोई डायग्राम बनाए केवल सवाल को पढ़कर ही आप सॉल्व कर सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल की परिभाषा है। If the two interior opposite angle of an exterior angle of a triangle are 35 डिग्री एंड 65 डिग्री, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण के दो सम्मुख अंतः कोण एक्सटीरियर एंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल 35 डिग्री और 65 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। 35 प्लस 65 कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आंसर, 100 डिग्री आंसर। इससे ज्यादा इसकी कोई इज्जत नहीं आगे। विश्वास मानो प्री में इतने आसान सवाल भी आते हैं,
लेकिन केवल आसान सवाल नहीं आते, मुश्किल भी आते हैं। दिए गए चित्र में कोण बीएसी का मान क्या, आपके सामने चित्र दिया, ये ट्राइंगल एबीसी है, ये एंगल 62 डिग्री का है, ये वाला एंगल 110 डिग्री का है। आपसे पूछा है बीएसी, यानी कि आपसे ये वाला एंगल पूछा है बेटा। हम ये बात जानते हैं कि ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन दोनों का सम होगी। इन दोनों अपोजिट इंटर एंगल का सम 110 आना चाहिए। अगर ये 62 है तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, 110 में से 62 डिग्री माइनस करेंगे, 110 में से 62 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, 48 डिग्री। 48 डिग्री सवाल का आंसर आ जाएगा। सब बच्चे समझ पा रहे हैं? आगे की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 27 बनाए। चित्र बनाइए। सवाल है, ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को पॉइंट एस तक बढ़ाया जाता है। बच्चे ट्राइंगल पी क्यू आर है, डायग्राम आपको बनाना होगा। कुछ ही सवाल होते हैं जिनमें आपको डायग्राम दिया होगा, 90% सवालों में आपको चित्र खुद से बनाना पड़ेगा, खुद से ही बनाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। सवाल है, ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। जब सवाल में बोला कि साइड क्यू आर को बढ़ाया जाता है तो मैं क्यू से आर की तरफ बढ़ाना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इधर को बढ़ाऊं कि उधर को बढ़ाऊं। अगर सवाल में यह बोला गया है कि साइड क्यू आर को आगे बढ़ाया गया तो हमें क्यू से आर की तरफ बढ़ाना है। हमें पॉइंट क्यू से आर की तरफ बढ़ाना है। ऐसे पॉइंट क्यू से आर की तरफ साइड क्यू आर को बढ़ाया जाता है। कहां, पॉइंट एस तक। ये बढ़ा दिया मैंने, तो क्यू आर को पॉइंट एस तक बढ़ाया जाता है। एंगल पी आर एस 104, ये कोण बन गया पी आर एस, ये कोण बन गया पी आर एस, यही पी आर एस हो गया 104 डिग्री का, 104 डिग्री। सवाल में आपको ये दिया है, एंगल आर क्यू पी बराबर 3/5 ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर बताओ। यहां से ये रेशियो दिया है, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो एंगल आर क्यू पी और एंगल क्यू पी आर, इन दोनों एंगल का रेशियो कितना दिया है, 3/5। इन दोनों कोणों का अनुपात 3:5 दिया है। यानी कि एंगल क्यू और एंगल पी बीच में बनता है ना। एंगल आर क्यू पी कौन सा है बेटा, एंगल आर क्यू पी ये वाला एंगल है, एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल है क्यू पी आर। इन दोनों एंगल का रेशियो 3:5 दिया है। इन दोनों का रेशियो 3:5 दिया है। रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब भी मेरे दोस्तों कोई रेशियो में डाटा होता है तो मैं उसको हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, मेरी आदत है। बाकी टीचर क्या करते हैं कि एक्स मान लेते हैं तुरंत, 3x 5x है। मुझे एक्स में विश्वास नहीं है। सर्कल में बंद है इसका मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है बेटा, एक तरीके का रेशियो। आप भी ये आदत अपने अंदर डालो। क्यू पी आर का मान बताओ, क्यू पी आर का बताओ। अगर ये एंगल 3 रेशियो है, ये 5 रेशियो, तो एक्सटीरियर कितना बनना चाहिए, 3 + 5 8 बनना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 8। भाई ये कौन क्या होगा, इन दोनों का सम 8। लेकिन एक्सटीरियर एंगल है कितना, 104 डिग्री। कितने गुना, 13 गुना, 13 गुना 13 8 104। तो आपसे पूछा एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर है 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू भी 13 गुना होगी। 13 पंजे 65। भाई यहां 13 गुना हो रहा है तो ये भी 13 गुना होगा, 65 डिग्री। तो 65 डिग्री सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 65। देखो सेम ही सवाल है, पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क तो नहीं है। यहां डायग्राम दिया हुआ है, यहां डायग्राम नहीं दिया हुआ। देखो भेदभाव भी होता, किस्मत भी मायने रखती है। ये दोनों ही सवाल प्री के पेपर में। अब किसी बच्चे की शिफ्ट में ये वाला सवाल आया होगा, उसने हद से हद ये 5 सेकंड में कर लिया होगा, हद से हद। अब दूसरे बच्चे की शिफ्ट में ये वाला सवाल आया होगा, पहले उसने चित्र वगैरह बनाया होगा, उसने 20 सेकंड में किया होगा, तो 15 सेकंड का फर्क आ गया। केवल किस्मत की वजह से 15 सेकंड का फर्क आ गया। 15 सेकंड बहुत कीमती होता है एग्जाम में। यहां पे आपको नहीं लग रहा है, यहां पे तो फ्री का टाइम, इतनी बकैती कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं होता। ठीक है,
इसलिए किस्मत भी मायने रखती है कि आपकी शिफ्ट में कैसा सवाल एग्जामिनर ने डाला है। भाई ये एक्सटीरियर एंगल है यार, मैं कितनी बार बताऊं, पिछले लेक्चर पढ़ के आया करो, ये एक्सटीरियर एंगल है। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दोनों अपोजिट इंटर एंगल के सम के बराबर होते। अगर एंगल 3 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 3 + 5 8 बनना चाहिए ना, इन दोनों को जोड़ के 8 आएगा। 8 की वैल्यू 104 दी है 13 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 13 गुना आएगी 65। ठीक है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है तो बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का, लास्ट सवाल बनाओ, बहुत अच्छा सवाल लगेगा आपको ये। सवाल नंबर 28 कर मेरे भाई। 28 नंबर करो जरा। करो। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में, आप ये स्टार फिगर बोलते बेटा, क्या बोलते हैं इसे, स्टार फिगर। ये एंगल बने हुए, ये स्टार बना हुआ है, ऐसे हम बचपन में बनाते हैं हैंड पे अपने, 1 2 3 4 5, इन पांचों एंगल का सम बना बताना है, इन पांचों एंगल का योग बताना है। जो कोनों पे बने हुए हैं ना 1 2 3 4 5, पांचों एंगल इनका सम बताना है। चलो बड़ा कर देते हैं, बताओ बेटा। स्टार है, 1 2 3 4 5, पांचों चौचों पे एंगल बनने, चौचों का योग बताना है आपको। क्या आएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी से। सारी समस्या का कारण यह है कि ये जो एंगल है ये बिखरे हुए हैं, चौचों पे बिखरे हुए हैं, हमें एक जगह समट के लाना है। जब भी बिखरी हुई चीजें होती है ना ज्योमेट्री में, हमें से ध्यान रखिएगा, उनको एक जगह समेटना होता है। समेटो इनको, कैसे समेटोगे, थोड़ा सा तो दिमाग आपको बेटे लगाना पड़ेगा। चलो, एक्चुअली यहां पर छोटे छोटे कई ट्राइंगल दिख रहे हैं, आप इसको ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ही तो है, ये ट्राइंगल ही तो है बेटे, ये ट्राइंगल ही तो है। आप बोलोगे हाँ सर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है बच्चे, ये इस ट्राइंगल का एंगल 4 है, ये 2 है, तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। भाई ये कौन, भाई ये कौन है, आप बताओ, है कि नहीं। मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि भाई किसी भी ट्राइंगल की साइड को जब आगे बढ़ाते, तो आगे बढ़ाने पर जो बाहर की तरफ जो कोण बनता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटर एंगल का सम होती है। अगर ये 2 है 4 है तो एंगल कितना होगा, 2 + 4, ये एंगल 2 + एंगल 4 होगा, होगा। ये एंगल कितना है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे प्यारे भाई, तो मैं इधर समेट लेता हूं। और भी कुछ परेशानी हो रही है क्या, देखो एक ट्राइंगल मुझे ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल मुझे ये दिख रहा है। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को दिख रहा है भाई, इस वाले त्रिभुज को देखो, बुद्धि लगाया करो बेटा, बुद्धि, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये इस त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाया गया, आप देखो आगे बढ़ाया गया, आगे बढ़ाने पर ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, आगे बढ़ाने पर बन रहा है एक्सटीरियर एंगल। ये इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल है भाई, ये कौन, तो इसकी वैल्यू जो होगी, अपोजिट दोनों, दोनों अपोजिट इंटर एंगल का सम होगी। एंगल 3 है, ये 5 है, तो ये कितना आएगा, एंगल 3 + एंगल 5, ये आएगा, ये आ जाएगा। समझ में, आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई, मैंने सारे एंगल इस एक त्रिभुज में समेट लिए, मैंने जो सारे एंगल थे 1 2 3 4 5 इस त्रिभुज में समेट लिए, इस त्रिभुज में यहां पर। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सबको अगर मैं जोड़ूंगा 1 + 2 + 4 + 3 + 5, अगर मैं इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री सवाल का आंसर है, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा।
बताओ, समझ में आया? मजा आया? मजा आया मेरे प्यारे भाई करके सवाल? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, किसी भी त्रिभुज में इकट्ठे कर सकते हैं विकल्प तिवारी जी, किसी भी त्रिभुज में इकट्ठे कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ एक टाइप समाप्त। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट करेंगे अब। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। अगला कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस, हिंदी में समांतर रेखाएं। बताओ प्यारे भाई, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं क्या होती हैं? नाम में क्लियर है। सम मतलब समान, अंतर मतलब अंतर। रेखाएं, रेखाएं यानी कि दो लाइन की बात हो रही है। ऐसी दो लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है, ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, यानी कि वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती हैं और वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, उन्हें हम पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं कहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है ट्रेन की पटरी। रेल की पटरी देखिए, हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं, हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं। तो ये दोनों आपके सामने पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं। ऐसी दो लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है और वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इनको कितना भी आगे खींच लो, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। उसके पीछे का कारण यह है कि इनके बीच की दूरी हमेशा सेम है। दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, लंबवत दूरी। ये इनके बीच की दूरी होगी। आप यहां से एक लाइन खींचो मेरे प्यारे भाई, तो ये 90 डिग्री के 90 डिग्री पे काटे, ये 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री कोण। ये इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। अगर ये दूरी h है, आप कहीं भी देखो, आप यहां दूरी देखेंगे, आप यहां दूरी देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये भी h ही रहेगा, ये भी h ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। आप यहां दूरी देखेंगे, दोनों समांतर रेखाओं के बीच के डिस्टेंस से h ही रहेगा, 90-90 h ही रहेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे से हमेशा बराबर दूरी पर होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती, कभी नहीं काटती। क्लियर? आप बोलोगे हां सर क्लियर। आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं है। अनंत किसने देखा? मनदीप जी। पैरेलल लाइन को नोटेशन देने का क्या तरीका है? मान लीजिए कि ये लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी है, ए बी, और ये वाली लाइन जो है मेरे प्यारे बच्चों सी डी है, सी डी। तो दो पैरेलल लाइन को डिनोट करने का तरीका ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, दो समांतर रेखाओं को ऐसे लिखो, ए बी सी डी, और बीच में ये वाला साइन बनाते हैं, ये वाला साइन, ऐसे दो लाइन खींच दो। अगर कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब यह है, इस वाक्य का मतलब यह है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के समांतर है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के समांतर है, ये मतलब है। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, ये समांतर का साइन है, पैरेलल का साइन है। ठीक है? तो पैरेलल लाइन मेरे दोस्तों, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है और एक दूसरे को, सेल चार्ज है हमारे, हाँ, एक दूसरे को कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करती हैं। सभी को समझ में आया? और कुछ नहीं करना। आकाश भारती कह रहे हैं समझ नहीं आया। आकाश भारती जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आई है इसमें?
अभी राणा कह रहे हैं ये तो सबको पता होता है सर। अरे राणा जी, तुम कह रहे हो सबको पता होता है, यू भारतीय यू कह रहे हो कि मुझको समझ ना आयो। एक जनता ऐसी है जो कह रही सर ये तो सबको पता होता है, और एक देश का कौन है ऐसा भी जो कह रहा सर मुझे तो समझ ही नहीं आया। भांति भांति के देश है बेटा। चार कोस पर बदले पानी, चार कोस पे बदले वाणी। ठीक है। मैं लिटरली आपको बताऊं, हमारा अकेला पूरी दुनिया में देश ऐसा है जिनके ग्रेजुएशन में, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिनके पास कई कई डिग्री हैं, जिनके 12वीं में 90% है, और उन्हें यह नहीं पता पैरेलल लाइन नाम की कोई चीज होती है। सच्ची। मुझे आजकल के बच्चों पे 2 पैसे का भरोसा नहीं है, 2 पैसे का। मैं उनको ये मान के समझाता हूं कि जितना एक बेचारा जो ठेले पर आइसक्रीम बेचता है ना, जो कभी अपने जीवन में स्कूल नहीं जा पाया, और आप आप हो, आप तो ग्रेजुएट हो, 12th पास हो, आपको और मैं उसको बराबर कैटेगरी में रखता हूं, बराबर कैटेगरी में, दोनों को बराबर मान के पढ़ाता हूं। ठीक है। मेरी नजर में आप तीसरी फेल हो तो आपको तीसरी फेल मान के पढ़ाता हूं। ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है ट्रेन की पटरी, रेलगाड़ी की पटरी देखिए, पटरी पटरी जो है हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है, बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर। तो ऐसी दो लाइन मेरे प्यारे भाई जो एक दूसरे से हमेशा बराबर दूरी पर रहती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती, उन्हें हम पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन मेरे प्यारे भाई ए बी और सी डी को लिखने का तरीका यह है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ट्रेन भी नहीं देखी कभी? कैसे कैसे लोग हैं। भगवान मुझे बचाओ इनसे। भगवान मुझे शक्ति दो, तुमको झेलने की मुझे शक्ति दो हे प्रभु। हे लक्ष्मी मां मुझे शक्ति दे, शक्ति दे मां। चलो आगे चलते हैं भाई। ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? मैं एक ऐसी लाइन खींचू टेढ़ी जो इन दोनों को काटती है। एक ऐसी टेढ़ी लाइन मैंने खींची मेरे प्यारे भाई जो इन दोनों को काटती है, दोनों को काटती है मेरे प्यारे भाई, दोनों को। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? ये एक टेढ़ी लाइन है पी क्यू जो इन दोनों पैरेलल लाइन को काटती है मेरे प्यारे भाई। बताओ क्या नाम है? आपने पढ़ा होगा 9वीं क्लास में, 9th क्लास में टीचर पढ़ाता है। अच्छा तुम तो तीसरी फेल हो, सॉरी। पी क्यू, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, त्रियक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी में त्रियक रेखा बोलते हैं इसे, त्रियक रेखा। एक ऐसी लाइन टेढ़ी टेढ़ी जो दो समांतर रेखाओं को काटती है, उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन या फिर हिंदी में त्रियक रेखा कहते हैं। कहो? हिंदी में त्रियक रेखा। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये तुमको जब मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूं तुम्हें बुरा तो नहीं लगता किसी को? क्योंकि मैं बहुत उड़ाऊंगा, है ना। अभी तो तुम्हें और मुझे कई महीने साथ रहना है। मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती करूंगा कि किसी ने नहीं करी होगी तुम्हें तुम्हारी दुनिया में। लेकिन फिर भी तुमको मेरे साथ रहने में, मेरी बातें सुनने में, मेरी गाली खाने में मजा आएगा। शायद मैं आपके जीवन में अकेला ऐसा आदमी मिलूंगा कि मैं आपको खूब गरियाऊंगा, मैं आपकी खूब बेइज्जती करूंगा, मैं आपको खुद मीठी मीठी गालियां दूंगा, पर फिर भी आप मुझसे प्यार करोगे। आपको बुरा नहीं लगेगा मेरी बातों का। और कोई ऐसा कह के देखे, देखो कैसे जल बुझाओगे तुम।
तो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहां से कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। देखो यहां बहुत सारे कोण बन गए मेरे प्यारे, बहुत सारे कोण बन गए, यहां पर दिखाई दे रहा है, बहुत सारे कोण बन गए। अब देखो ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ये वाला, ये त्रिकोणमिति ज्योमेट्री की पहली थ्योरम है जिसको बिना प्रूफ किए ही सही मान लिया गया है मेरे प्यारे भाई। ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम पोजीशन पे, सेम पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर। ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर। ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं, बराबर। इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आई बात? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये मैं हटा दे रहा हूं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हिंदी में इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों संगत कोण। हिंदी में क्या नाम है इनका? संगत कोण। संगत मतलब एक जैसी पोजीशन पर रखे कोण, एक जैसी पोजीशन पर रखे कोण मेरे प्यारे भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। मैं नाम देता हूं कि अगर ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 5 है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, इक्वल। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे। कि अगर ये दोनों कोण बराबर नहीं हुए, ये दोनों कोण बराबर नहीं हुए, सपोज ये ऐसे है, ये बराबर नहीं हुए, ये 36 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का तो थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ये टेढ़ा। तो पैरेलल लाइन कहां रही फिर? ये पैरेलल लाइन बचेंगी नहीं। पैरेलल लाइन होने की शर्त यही है कि भैया ये दोनों कोण सेम होंगे, ये एक जैसी पोजीशन पे रखें। इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। समझ में आया? करस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी में संगत कोण। ओके, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? अब मैं सारे कोण का नामकरण कर देता हूं मेरे प्यारे भी। नामकरण, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, 2, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, 4, 4, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, 7, और ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों 8 है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे बहुत सारे एंगल से बन रहे हैं। तो एक जैसी पोजीशन पे जो एंगल रखें, एक जैसी पोजीशन पे, वो हमेशा इक्वल होंगे। बताओ एंगल 1 किसके बराबर है? 5। मैं आपसे खुद पूछूंगा ये एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 4 किसके बराबर होगा? तो 4 की जगह क्या लिखा हुआ? देखो नीचे 4 की जगह क्या लिखा हुआ? 8। 4 की जगह यहां नीचे क्या लिखा हुआ? 8। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, 8 के बराबर। ये देखो एंगल 2 की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चे? 2 की जगह क्या लिखा हुआ है? 6। 2 की जगह क्या लिखा हुआ है? 6। तो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। बताओ ये एंगल 3 की जगह क्या लिखा हो? नीचे है ना, ये 2 के नीचे 3 है, या 6 के नीचे 7 है, तो एंगल 3 किसके बराबर होगा? 7 के। ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते, ये होते संगत कोण। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण। समझ में? जो एक जैसी पोजीशन पर लिखे हुए हैं इन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर हिंदी में संगत कोण कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब नेक्स्ट अल्टरनेट एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स हिंदी में इसको कहते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल्स हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण मेरे प्यारे भाई, एकांतर कोण, हिंदी में एकांतर कोण क्या है अभी समझाते हैं मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनना, एक बार में समझने की कोशिश करना, एक बार में समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ये एंगल 3 किसके बराबर है? एक ही बार समझाऊंगा, ढंग से समझ लेना। ये एंगल 3 किसके बराबर है मेरे प्यारे भाई? एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 7 के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल 3 किसके बराबर है? ये जो एंगल 3 है, सॉरी, ये जो एंगल 3 लिखा हुआ है, 3, ये वाला एंगल, इसकी जगह सेम टू सेम यहां पर 7 लिखा हुआ है। एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 7 के। ठीक है,
अब बताओ एंगल 7 किसके बराबर है, एंगल 7 किसके बराबर है। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो आमने सामने के दोनों कोण बराबर होंगे। ये दोनों कोण आमने सामने के बराबर होंगे। एंगल 7 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। एंगल 7 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। ये दोनों कोण आमने सामने के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों कोण आमने सामने के, एंगल 7 है, इसके सामने क्या, ये एंगल 5 बराबर होगा कि नहीं होगा बेटा। वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि एंगल 7 किसके बराबर आ गया, एंगल 7 बराबर आ गया एंगल 5 के। अल्टीमेटली 3 7 के बराबर है, 7 5 के बराबर है, तो कोण 3 किसके बराबर आ गया, एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर आ गया। यही होते हैं अल्टरनेट एंगल, ये दोनों कोण अल्टरनेट हैं। अल्टरनेट का मतलब एकांतर कोण, तिरछी नजर है इनकी, तिरछी नजर, तिरछी नजर देखी। ये देखो एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 5 के, तिरछी नजर है, तिरछी, अल्टरनेट। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल 3 ये एंगल 5 बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। देखो अल्टरनेट, इधर साइड है, इधर साइड है, इधर 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 इधर, कैंची बनती है कैंची। ये एंगल 3 एंगल 5, एंगल 3 एंगल 5 बराबर होगा। सभी को समझ में आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से अच्छी तरीके से समझ में आया, है ना। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया, ऐसा क्यों। ठीक है, हटा दूं मैं ये, चलो। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, वैसे ही मैं आपसे पूछूं एंगल 4 किसके बराबर होगा। जैसे एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, वैसे ही मैं आपसे पूछूं कि एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 4 किसके बराबर होगा, बताओ। तो कैंची चलेगी, एंगल 4 किसके बराबर होगा, तो 4 के यहां क्या है 6, तो एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भी, अल्टरनेट एंगल। जैसे एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, वैसे ही आप सिद्ध कर सकते हैं, जरूरत नहीं है बेटा हर जगह सिद्ध करने की। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे भाई, मन में इसको उतार लीजिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे। मिटा दूं मैं ये, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों समांतर रेखाएं, ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये एंगल सपोज 70 डिग्री का है, 70 डिग्री का, तो ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी 70 डिग्री का ही होगा, 70 डिग्री का। बोलो ठीक है बच्चे, क्लियर है। आप बोलोगे हां सर एकदम क्लियर है। अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये वाला कोण अल्फा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि अल्टरनेट एंगल ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, अगला कॉन्सेप्ट ये समझना है आपको कि भाई साहब ये दोनों ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एक ही साइड देखो, या इस साइड देखो या इस साइड देखो, इस साइड देखो या इस साइड देखो मेरे दोस्तों। ये जो दोनों कोण बन रहे हैं एंगल 4 और एंगल 5, ये जो दोनों कोण बन रहे हैं एंगल 4 एंगल 5, इस साइड देख रहा हूं मैं, एंगल 4 और एंगल 5 इनका योग 180 डिग्री होगा। एंगल 4 जमा एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग। मैंने सर्कल में इसलिए बंद कर दिए, 4 और 5 नहीं, ये एंगल का नाम है, दे एंगल का नाम 4 है, इस एंगल का नाम 5 है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। मैं इधर देखता हूं, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 6 है, ये कोण 3 है, ये कोण 6 है, इन दोनों कोणों का सम भी 180 डिग्री आएगा। इन दोनों कोणों का सम भी 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, हम अच्छी तरीके से समझ गए। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, हमें भी समझाओ। तो मेरे प्यारे भी एक बात बताओ, मैं यहां से समझा देता हूं शॉर्ट में, कि दोनों पैरेलल लाइन है, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है बच्ची, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाला कोण अल्फा है, अल्फा, तो ये वाला कोण भी कितना होगा बच्चे, अल्फा होगा, अल्फा।
अल्फा होगा, ठीक है ना। अच्छा, मान ले कि ये वाला कोण थीटा है, मान ले ये वाला कोण थीटा है, तो सीधी रेखा है, ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल। ये मान लिया ये वाला कोण थीटा है, माने ये वाला कोण थीटा है, ये सीधी रेखा है, दिस इज सीधी रेखा। जब ये सीधी रेखा है तो अल्फा प्लस थीटा, दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो कितना होगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस थीटा 180 डिग्री आ गया। अल्फा प्लस थीटा मतलब ये, अल्फा मतलब प्लस थीटा मतलब ये आ गया। इन दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। इन दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री, अल्फा प्लस थीटा, ये तो देखना था इन दोनों का सम, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल, ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा। अगर मैं अल्फा और थीटा, अगर मैं अल्फा और थीटा इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आएगा मेरे प्यारे भी, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो चाहे आप इधर देखो चाहे इधर देखो, हमेशा 180 डिग्री आएगा, हमेशा 180 डिग्री। सिंपल सी बात आपसे पूछते हैं, दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है। ये वाला एंगल 124 डिग्री का है, 124 डिग्री का। मैं आपसे पूछता हूं ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण जल्दी से बताओ, ये कोण कितना होगा। सेकंड भर से पहले आना चाहिए, सेकंड भर से पहले। तो आपको समझना चाहिए मेरे प्यारे भाई की, चाहे इस साइड देखो चाहे इस साइड देखो, सम 180 होगा। अगर 124 है तो कितना आएगा, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। 180 में से 124 घटाओ, 180 में से 124 डिग्री घटाएंगे 56 डिग्री, तो ये वाला कोण 56 डिग्री का आएगा। ठीक है, समझ गए बेटा। यानी कि एक तरफ के, वन साइड के इंटीरियर एंगल 180 डिग्री बनाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप 9वीं क्लास में ट्यूशन गए होंगे स्कूलों का, तो मुझे कोई भरोसा नहीं आपकी तरह स्कूलों पर, लेकिन ट्यूशंस पे भरोसा है, ट्यूशन में पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों ने 9th क्लास के ट्यूशन में सारी बातें पढ़ी होंगी, लेकिन इतने बेहतर नहीं पढ़े होंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, इनका सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। चलो, तो सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल, हल्के हल्के सवालों से शुरुआत करेंगे। ये बताओ, सवाल नंबर 29, पहला ही सवाल आपसे मेंस का पूछ रहा हूं। आप कह रहे हो सर आप तो बड़ा गलत पढ़ा रहे हो, पहला ही सवाल हमसे मेंस का पूछ रहे हो। सवाल ये मेंस का है, बट वैल्यू इसकी प्री से भी गिरी हुई है, प्री से भी गिरी हुई वैल्यू है इस सवाल की। करके बताओ जल्दी से, डायग्राम बनाना पड़ेगा, बनाओ।
यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, एंड द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर इज 40 डिग्री। बोला है त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दो आंतरिक कोणों के बीच का अंतर 40 डिग्री। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक ही तरफ के जो दो कोण है, यानी कि ये वाले दो कोण, इसको मैं नाम देता हूं अल्फा और बीटा। इनका डिफरेंस 40 डिग्री है, इनका जो डिफरेंस है 40 डिग्री है। छोटा कोण कौन सा है? आंतरिक कोणों में सबसे छोटा है ना। त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दो कोण, एक ही तरफ के दो कोणों का डिफरेंस 40 है, तो इनका सम भी तो 180 होगा, 180 होगा। अब छोटा कौन सा है? अल्फा में से बीटा घटा और बीटा छोटा अल्फा बड़ा है, तो छोटा कोण कैसा है? मैंने बताया दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटा क्या होगा? घटा के आधा कर दो। 180 में से 40 घटाओ 140, 140 का आधा 70, तो छोटा कोण 70 डिग्री का आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को घटा दो 70 डिग्री। बताओ मेंस का सवाल। सवाल नंबर 30, जल्दी से अगला सवाल बनाए मेरे प्यारे भाई। इस सवाल का क्या आंसर है? फटाफट करेंगे। थीटा ज्ञात करें। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन समांतर हैं। देखो पैरेलल लाइन को नोटेशन करने का एक तरीका और भी है, तो यहां पे गलत लिखा हुआ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पैरेलल लाइन को मेरे दोस्तों लिखने का तरीका ऐसे भी कि ऐसे लाइन खींच देते हैं। ये पैरेलल लाइन होगी, जब भी ऐसे तीर लगा होगा तो पैरेलल लाइन है, थीटा निकालना है। ये 34 है, 52 है, थीटा बताना है। प्रॉब्लम क्या है कि पैरेलल लाइन तो ये खींच रही है, ये थीटा टकरा बीच में, ये थीटा बीच में झूला, तो थीटा बीच में झूला तो थीटा को भी तो शांत करो। ये दोनों पैरेलल लाइन है, थीटा बीच में झूल रहा है, तो जल्दी कैसे होगा? तो भैया जब भी कोई ऐसा सवाल आए, मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, आप यहां से इसी चौथ से अपनी मर्जी से एक और पैरेलल लाइन खींच दो, एक और पैरेलल लाइन खींच दो आप अपनी मर्जी से। ये मुझे ये कोण थीटा निकालना है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वाला कोण मुझे पूरा निकालना है। जब भी ऐसा सवाल है, पैरेलल लाइन तो ये है, यहां तो कुछ नहीं है, तो अपनी मर्जी से यहां पर एक और पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ड्रॉ कर दो। अभी मैंने समझाया अल्टरनेट एंगल, ये दोनों लाइन समांतर है, दोनों लाइन समांतर हैं। ये 52 डिग्री, तो ये वाला कोण भी कितना आ जाएगा? 52 डिग्री का आ जाएगा। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। ऊपर देखो, ये दोनों लाइन समांतर है, ये दोनों लाइन समांतर है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये 34 डिग्री, तो ये भी 34 डिग्री आ जाएगा, 34 डिग्री आ जाएगा। सेम होते हैं अल्टरनेट एंगल, तो पूरा क्या आएगा? पूरा आ गया थीटा 34 प्लस 52, 34 प्लस 52 86। ये आंसर है 86, आंसर बी ऑप्शन 86। इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं सवाल, है ना। तो जेड फिगर ने, जेड फिगर ये ध्यान रखा करो, ये एंगल बराबर होंगे हमेशा, ठीक है बच्चे। आगे ये बनाओ, अगला सवाल। देखे चित्र में ए बी डी ई समांतर है, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। ए बी और डी ई पैरेलल हैं, तो दोनों लाइन पैरेलल हैं, दीज टू लाइन आर पैरेलल। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो पहले एक्स तो पता चले महाराज। बताओ बच्चों कैसे करेंगे? पैरेलल ये दोनों लाइन है, ये सी बीच में अटका हुआ, तो मैंने क्या सिखाया? ये जो बेटा पूरा एंगल BCD है ना 5x, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ना, मुझे मिटाना पड़ेगा। एंगल BCD जो है 5x है, 5x ध्यान रखिएगा। ये जो चौंच है BCD की 5x है। मैंने क्या सिखाया कि जब भी ऐसा सवाल है तो बीच में टकरा है, तो यहां से अपनी मर्जी से पैरेलल लाइन खींच दो। यहां अपनी मर्जी से 5x था, अपनी मर्जी से एक पैरेलल लाइन खींच दो, एक समांतर रेखा खींच दो अपनी मर्जी से। मर्जी चलेगी हमारी, सरकार है हमारी, ठीक है भाई, अपनी मर्जी चलाएंगे। ये हुआ, पैरेलल लाइन खींच दीजिए। अब बताओ, ये वाला एंगल 3x है, तो ये वाला एंगल भी 3x होगा। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट अल्टरनेट लगेगा, 3x 3x अल्टरनेट जेड फिगर।
ये पूरा 5x था, ये पूरा कोण बीसीडी 5x था, मैंने मिटा दिया। ये 3x है तो कितना बचा 2x, ये 3x है तो कितना बचा 2x, 3x और 2x 5x होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ, ऊपर वाली दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर हैं, और ये एक ही तरफ के कोण है, एक तरफ के कोण, ये एक साइड के दो कोण है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। अभी मैंने समझाया ये दोनों लाइन है समांतर, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक ही तरफ के दोनों कोण है, इनका जोड़ 180 होना चाहिए, इनको जोड़ के 180 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आप बोलोगे सर आपने क्या कड़ी बात बताई, लगा दो 180 कर दो यहां से जम्बुरे। तो करोगे 4x जमा 2x 6x, 6x बराबर 180, तो x का मान कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। अगर x का मान 30 डिग्री आया है, पूछा x का सप्लीमेंट्री, x का सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री वो एंगल होता है जहां सम 180 हो, तो 30 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए 150, तो x का सप्लीमेंट्री 150 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट ये बनाओ। जल्दी से करेंगे फटाफट। x का मान निकालना, ये एंगल कितना है 2x प्लस 15, ये जो एंगल बीच में झूल रहा है कितना है 2x जमा 15, 2x प्लस 15। अब मैंने क्या सिखाया, देखो तरीके तो और भी हैं, पर वो तरीके धोखा दे सकते, ये ऐसा जो हर सवाल में लगेगा। हो सकता है कभी कभी एक आध स्टेप ज्यादा लिखना पड़ जाए, लेकिन कभी धोखा नहीं देगा बेटा, हर सवाल में लगेगा। अपनी मर्जी से पैर लाइन खींच दो, यहां पर पैर लाइन खींच दीजिए, ये 35 है तो ये भी कितना आ जाएगा 35 ही आ जाएगा, 35 डिग्री। बताओ, ये 110 है तो ये कितना आएगा, ये 110 है, अगर ये वाला कोण 110 है 110, तो ये वाला कोण कितना आएगा, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, है भाई। ये दोनों समांतर रेखाएं, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल एक ही तरफ के दो कोण, एक ही तरफ के दो कोण 180 होना चाहिए। अगर 110 है तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, 70। तो बताओ टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 70 जमा 35, ये टोटल आ गया 70 जमा 35 105, तो टोटल 105 आ गया। तो 2x बराबर आ गया 105 में से 15 घटाएंगे 90 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 बटे 2 45, 45 डिग्री x का मान आ गया। बत्तीस, सवाल करेंगे 33, बहुत है सवाल करने को, बना दो रे सवाल, होगा बवाल, बनाइए उड़ाइए।
60 डिग्री सब बच्चों का हो गया। 9th का क्वेश्चन है, मुझे तो करवाने की जरूरत भी नहीं लग रही है। ये दोनों लाइन समांतर हैं, पैरेलल हैं। आपसे पूछा ये वाला एंगल क्यू आर एस, कैसे किया आप लोगों ने? आप लोगों ने इसको आगे बढ़ा दिया होगा यहां पे। अब ये पैरेलल बन गया मेरे दोस्तों, पैरेलल। अब देखो ये 130 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 130 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइन समांतर हैं तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल सेम बनेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये 130 130। अब बताओ ये निकालना है, बताओ कैसे? 110 है तो कितना बचा? 70। 130 है कितना बचा? 50, क्योंकि सम 180 होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। 7 5 12, 6 18, ये 60 डिग्री आ गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 34, ये बताएं, फटाफट करेंगे। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस समांतर हैं। आपके सामने डायग्राम दिया है, पी क्यू आर एस समांतर है, आड़े टेढ़े हैं। एंगल क्यू ओ एस पूछा, ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल क्या होगा? दिस एंगल। प्रॉब्लम क्या है कि ये पैरेलल लाइन है लेकिन इनकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन कैसे आएगी? जब इसको आगे बढ़ाओगे। अब आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइन बन गया, ये दोनों पैरेलल लाइन बन गया, और ये हो गया इनकी ट्रांसवर्सल, ये होगी इनकी ट्रांसवर्सल। हो गया कि नहीं होगी? ये दोनों पैरेलल लाइन बन गई, ये बन गई है इनकी ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब आप खुद सोचो मेरे प्यारे भाई, कैसे? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 120 डिग्री, तो ये वाला कोण भी 120 डिग्री का होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण 120 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? अगर दो लाइन समांतर हैं, ये उनकी त्रियक रेखा है, अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, एक जैसी जगह पे करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन आपसे तो ये छोटू एंगल पूछा है। आपसे क्या पूछा है? आपसे तो ये छोटा वाला एंगल पूछा है। ये छोटा वाला एंगल क्या होगा? आपको दिख नहीं रहा ये ट्राइंगल? क्या आपको छोटा सा ट्राइंगल नहीं दिख रहा? ये वाला छोटा सा ट्राइंगल, भाई छोटे से ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल 135, छोटे से ट्राइंगल को आगे बढ़ाने पर 135 बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल 135। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन दोनों का सम होना चाहिए। 135 में से 120 घटाएंगे 15 डिग्री आएगा। 120 जमा 15 135, तो 15 डिग्री आंसर। नेक्स्ट 35वां सवाल बनाएं। आपके इस सीडीएस के पेपर का सवाल है। दिए गए चित्र में पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, पी क्यू और आर एस दोनों समांतर हैं। ये 95 है एईएफ, ये बी एच एस 110 डिग्री का है, ये ए बी सी एक्स है। एक्स का मान बताना है, एक्स का मान बताना है, जल्दी से करो। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, मुर्दिक तरह मत बैठो। सवाल के अनुसार ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों समांतर रेखाएं। ये 95 110 से एक्स आपको बताना है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स, इस एक्स की वैल्यू आपको बतानी, एंगल कितने डिग्री का है। ये 95 110 डिग्री, पी क्यू और आर एस समांतर है, बताएं। एग्जैक्ट पेपर का सवाल है, पेपर में से कट किया। देखो सवाल में मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन त्रियक रेखा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये 95 डिग्री है तो ये भी 95 डिग्री का आ जाएगा, 95 डिग्री का, ये 95 डिग्री का आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल ये 95, ये 95, करस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्फा, ये अल्फा, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा 95 95, संगत कोण। अब हमें एक्स निकालना है तो हमें इस ट्राइंगल पे ध्यान देना होगा, हमें केवल इस ट्राइंगल पे ध्यान देना होगा। एक्स तो इसी ट्राइंगल में आ रहा है ना, तो मुझे इसी ट्राइंगल पे ध्यान देना है। अच्छा ये 110 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितना बचेगा? 70 डिग्री का। ये 70 डिग्री का होगा, स्ट्रेट लाइन है, 70 डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। ये कोण 70 डिग्री का आ जाएगा क्योंकि सीधी रेखा है। सीधी रेखा मतलब 180 होता है, सीधी रेखा मतलब टोटल 180 होता है। 110 है तो 70 बचेगा। अब आप देखो इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल का 95 साइड आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल का 95 एक्सटीरियर है। ट्राइंगल का 95 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं। ये 95, तो इन दोनों को जोड़ के 95 आना चाहिए। तो ये एक्स क्या आएगा? 95 में से 70 घटाएंगे 25 डिग्री, 70 25 95 होता है, तो एक्स का मान 25 डिग्री आ गया। 25 आंसर है, 25। ठीक।
ठीक है। अरे सभी को समझ में, अगर आपको समझ आ रहा है, ऐसे सवाल आसान लगते हैं तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर। ऐसे क्वेश्चन आसान लगते हैं तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। इजी सवाल है भाई, ये इजी टाइप। 15, बस एक बच्चे का गलत आया है, 25 है इस सवाल का आंसर। आशुतोष कुमार झा, सर सिलेबस कब खत्म होगा? भाई अभी तो शुरू हुआ है, तुम खत्म होने की बात कर रहे हो, अभी शुरू हुआ है। जिस दिन तुम मेंस क्लियर करने लायक बन जाओगे उस दिन हो जाएगा। पिछले लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, पिछले लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तब होगा आगे। प्रैक्टिस से आता है बेटा, प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा इस तरीके के सवाल करोगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा। ये देखेंगे, सीडीएस के पेपर का सवाल है, सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। हैवी सवाल लग रहा है, हैवी ड्राइवर क्वेश्चन। दिए गए डायग्राम में एबीसीडी पैरेलल है, एबीसीडी पैरेलल है, एसीबीडी पैरेलल है, ये एसी और बीडी पैरेलल है। ईएसी 40, ईएसी ये वाला कोण 40 डिग्री का है, एफडीजी ये वाला कोण 55 डिग्री का है। ये एक्स आपसे पूछा है, एच भी एक्स आपसे पूछा है। डायग्राम बड़ा कर दूं मैं, डायग्राम बड़ा कर दूं। एबीसीडी पैरेलल है, एसीबीडी पैरेलल है, मैं डायग्राम को बड़ा कर दे रहा हूं। इस डायग्राम में एबीसीडी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एबीसीडी, एसीबीडी पैरेलल है, एसीबीडी ये दोनों लाइन पैरेलल है। एबीसीडी पैरेलल है, एसीबीडी पैरेलल है, ठीक है। तो आप हमें ये बताओ कि ये 40 डिग्री का कोण है, ये 55 डिग्री का कोण है, 40 डिग्री 55 डिग्री। पूछा क्या? पूछा ये वाला एक्स कितना होगा, ये एक्स है। ये देखो सब ना इधर उधर भटक रहा है, ये सब ड्रामा इधर उधर भटक रहा है सब। तो एक जगह इकट्ठा करो, जब तक एक जगह इकट्ठा नहीं करोगे होगा नहीं। अब ये बताओ कि ये दोनों लाइन बीडी और ये एसी पैरेलल है, समांतर। ये 55 डिग्री का है, तो ये वाला कोण भी 55 डिग्री का होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। दो लाइन अगर पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला कोण 55 है, तो ये वाला कोण भी 55 होगा। पूरे जाल को देखोगे तो कंफ्यूज होगे। जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो। जब मैं कह रहा हूं इन दोनों लाइन को देखो तो इसके अलावा और कुछ ना दिखे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है भाई। अब बताओ, मेरे प्यारे बच्चे सवाल सॉल्व हो गया। करने के यहां पे तरीके बहुत सारे। ये 55 डिग्री है तो ये एंगल भी 55 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 55 है तो ये भी 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप बोलोगे आंसर शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों जो हैं लाइन एक दूसरे कट कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा ये 40 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 40 जमा 55 95, तो 180 में से 95 घटाओगे 85, 85। तो आपको समझना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब मुझे तो लेकिन ये एक्स निकालना है, ये एक्स निकालना है। देखो जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो, जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो। एक्चुअली आपको जैसे ये आर्ट आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी कि जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो, जरूरत से ज्यादा दिखना बंद हो जाए। जब मैं एक्स की बात कर रहा हूं तो एक्स के अलावा कुछ और दिखना चाहिए, आपको दिखना ही नहीं चाहिए। जब आप एक जगह कैलकुलेशन कर रहे हो तो वही दिखे और कुछ दिखे ही ना। ये दोनों पैरेलल लाइनें इनकी ट्रांसवर्सल है, क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, क्या ये संगत कोण नहीं है? एक जैसे लिखा हुआ है भाई। अगर ये एक्स है 85 तो दोनों बराबर ही तो है, करस्पॉन्डिंग एंगल 85 डिग्री आंसर है, ठीक है। पेपर में मिटाने की सुविधा नहीं होगी क्योंकि सवाल होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, समझे बात को। तो जितना जरूरत हो,
जहां कैलकुलेशन कर रहे हो बस वही देखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, जैसे मैंने किया जरूरी नहीं कि आपने भी उसी तरीके से किया हो। जैसे मैंने किया जरूरी नहीं कि आपने भी वैसे ही किया हो, अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है। 37वां सवाल करेंगे। कर पाए 2.7। हमें लगता है कि आप शायद ठीक बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। सवाल में बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर में एक्स और वाई पी क्यू पी आर पर ऐसे पॉइंट हैं कि आप एक पहले ट्राइंगल बनाओ। आप ना पहले एक ट्राइंगल बनाओ इस तरीके से। मैंने ट्राइंगल बनाया, अच्छा ट्राइंगल बनाएंगे बेटे हम। तो दिस इज द ट्राइंगल पी क्यू आर। नाउ सॉल्व इट। सवाल में बोला है एक्स और वाई पी क्यू पी आर पर ऐसे पॉइंट हैं कि एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है। तो मेरे दोस्तों पी क्यू पर एक पॉइंट एक्स है और पी आर पर एक पॉइंट वाई है, और एक्स वाई और क्यू आर आपस में पैरेलल हैं, यानी कि समांतर है। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है पी क्यू पी आर पर दो पॉइंट एक्स वाई हैं, एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है। वाई जेड एंगल एक्स वाई आर के कोण समद्विभाजक हैं। वाई जेड इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई आर। तो ये एंगल एक्स वाई आर बन गया। दिस इज एंगल एक्स वाई आर, ये एंगल एक्स वाई आर बन गया। वाई जेड इसका बाइसेक्टर, यानी कि एक ऐसी लाइन खींच जाती है मेरे दोस्तों वाई जेड, तो जेड यहां पे आके मिलेगी। ये वाई जेड एक ऐसी लाइन खींची जाती है जो एक्स वाई आर को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने का मतलब ये थीटा थीटा हाफ हाफ हो गया,
ये हाफ हाफ हो गया, बाइसेक्ट हो गया मेरे दोस्तों। वाई जेड जो है एक्स वाई आर का बाइसेक्टर है, आधा आधा हो गया बाइसेक्टर। बोला वाई आर 2.7 है, वाई आर 2.7 है, तो जेड आर कितना होगा, ये सवाल है केवल। भाई क्या आपको दिख नहीं रहा इस सवाल में परेशानी क्या है? कुछ भी नहीं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं ये वाली, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, और ट्रांसवर्सल लाइन के हिसाब से अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल बराबर होने का मतलब अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी तो थीटा ही होगा। आपको समझना चाहिए कि दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला भी तो थीटा ही होगा। तो ये थीटा इक्वल हो गया। लेकिन जब हम ट्राइंगल में अंदर घुसते हैं, जब इस ट्राइंगल वाई जेड आर में घुसते तो दो कोण बराबर हो गए, और पढ़ा रखा है किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने की दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। ट्राइंगल कैसा होगा? आइसोसेलेस, इक्विलेटरल नहीं बनेगा, आइसोसेलेस समद्विबाहु बनेगा। अगर ये दोनों कोण बराबर है थीटा थीटा, तो थीटा के सामने यहां 2.7 है, तो थीटा के सामने ये भी 2.7 ही आएगा, 2.7 ही आएगा, बी ऑप्शन। दो एंगल बराबर हो गए तो उनके दोनों सामने की भुजाएं भी बराबर, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 38 बनाएं। लास्ट, यदि ए बी और सी डी पैरेलल है तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर। दिस इज एल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। फाइंड आउट एल्फा बीटा गामा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैंने समझा है, जब भी ऐसे सवाल आए, ये दोनों पैरेलल हैं लेकिन गामा यहां बीच में अटका हुआ, तो यहां से एक पैरेलल खींच दो, यहां से मेरे दोस्तों एक समांतर रेखा खींच दीजिए। भाई तीनों लाइन पैरेलल हैं, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। तो आप देखो, ये बीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा? ये एक तरफ के एडजेसेंट एंगल है, बीटा है तो कितना होगा? 180 डिग्री माइनस बीटा। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए था। अभी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एल्फा है तो ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस एल्फा, 180 डिग्री माइनस एल्फा होना चाहिए। दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसफर है तो ये दोनों कोणों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक, अब आपको तो निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये देखो, ये देखो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां कट कर रही हैं, तो आमने सामने के एंगल का सम, आमने सामने के एंगल बराबर होना चाहिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां पे कट कर रही हैं, तो आमने सामने के वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होंगे। टोटल एंगल कितना है? ये टोटल एंगल कितना है? टोटल जोड़ो कितना है? 180 में 180 जोड़ूंगा 360, 180 में 180 360, माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर गामा। ये माइनस अल्फा माइनस बीटा उधर राइट साइड में चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा बेटे? 360 डिग्री आ जाएगा, 360। और ये आंसर भी होगा सी ऑप्शन। नाइस क्वालिटी क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ आज की चर्चा होती है खत्म। ठीक है, आज के समाचार समाप्त। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? समझ में आया? कल ये सीट खत्म हो जाएगी बच्चों, और कल आपकी हम सेकंड शीट भी ज्योमेट्री की शुरू कर देंगे। ठीक है ना? एक और तरीका भी है सोचने का, पर इसको हर बच्चा सोच लेगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्ट रिजल्ट भी है, रट भी सकते हो, पर क्या रटना है, इसे सिंपल सा है। ठीक है भाई? प्रैक्टिस के लिए मेरे दोस्त आप हमारा टेलीग्राम चैनल सभी बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है आपने हमारा।
मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है। सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर की बहुत सारी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी एग्जाम होता रहता है टाइम टाइम पर, उसकी पीडीएफ कंपाइल करके हम वहां पे डाल देते हैं। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करो। डाउनलोड के पास आप अपने मोबाइल में रखो या लैपटॉप में रखो, और जैसे आपको समय मिले, जो भी चैप्टर पूरा हो जाए, आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। केवल आपको प्रीवियस ईयर के सवालों की प्रैक्टिस करनी है, अलग से कोई सवाल नहीं लगाना है। हम यूट्यूब पर भी बहुत सारी फ्री वीडियो अपलोड करते हैं, समय मिलता है तो आप उनको देखते रहा करो। हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। सब बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो रिवीजन के लिए, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, है ना। डेली 3 शॉर्ट्स आता है, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। पूरे सोशल मीडिया की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन चैनल है रिवीजन के लिए, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कल मुलाकात होगी अब हमारी। आप में से सीजल की तैयारी कौन कर रहा है, जो स्पेशल सीजल की तैयारी कर रहा है? कॉन्सेप्ट किंग कैसे खरीदे? कॉन्सेप्ट किंग बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी आसानी से। अब तो सभी के पास होगी भी। कॉन्सेप्ट किंग बुक तो अब तो सबके पास होगी। ये बुक मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग सभी ने ऑर्डर कर ली होगी। इसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। आप खुद भी नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स नहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल समझ पाते हैं, अगर वो समझने के साथ साथ लिखेंगे भी तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो थोड़े पढ़ाई में कमजोर हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो साथों साथ समझ भी लेते हैं, कॉपी में उतार भी लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं। वो मल्टीटास्किंग बच्चे हैं। लेकिन जो कमजोर है, जो केवल समझ पाते हैं, उतारने में समय नहीं दे पाते, साथ साथ नोट्स नहीं बना पाते, वो इस बुक को ऑर्डर कर लो। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं फिर, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल सीजल के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी मैथ आता है, मैथ के कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, यूनिवर्सल है, सभी में काम हो आएगा, ठीक है बच्चे। ओके, तो आज इतना ही छोड़ते हैं। इसके आगे हम स्टूडेंट्स कल करेंगे।